Hello students, in this video we will solve example 3.6 of our textbook. I will read the question first. The question says a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of 1 ohms. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. दो चीज़ें हमें ढूंढनी है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क और दूसरा क्यूब के हर एज में से पास होने वाला करंट, फ्लो होने वाला करंट ढूंढना है। क्यूब दिया है, क्यूब के हर एज पे एक रेजिस्टर लगाया है और हर रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है। चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स। वी हैव बीन गिवन अ क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंसेस का एक क्यूबिकल नेटवर्क दिया है और इस नेटवर्क में हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। ये भी 1 1 1 सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम्स है। हमको इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि REQ फाइंड करना है, एक बात। दूसरी बात, हमको ये पता लगाना है कि हर ब्रांच में कितना करंट है, यानी AB में कितना करंट है, A डैश में कितना करंट है, A डैश B डैश में कितना करंट है, ये हमको फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम ये एजम्पशन करते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, देखो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान दो, पॉइंट ए पर से 3 ब्रांचेस निकलती है, एक AB, दूसरा AD और तीसरा A डैश। तो ये तीनों ब्रांच में सिमेट्रिकल फिगर होने की वजह से करंट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में निकलेगा। यानी जितना करंट यहाँ से आता है बैटरी में से, अच्छा बैटरी के बारे में और एक बात बताया आपने को कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, तो 0 है। तो जितना भी करंट बैटरी में से आता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट AB में जाता है, दूसरा AD में जाता है, तीसरा A डैश में जाता है। हम ये एज्यूम करते हैं कि तीनों में I करंट फ्लो होता है। तो अगर A पर से I और I करंट 3 ब्रांच में जाता है तो अंदर A में एंटर कितना करंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल 3I करंट A में एंटर होता है। तो देखो ये A जंक्शन है, 3I एम्पियर्स एंटर होता है और I एम्पियर्स 3 ब्रांचेस में से बाहर निकलता है। अब एक काम करेंगे, हम ये तीनों ब्रांचेस को जहाँ उनके एंड पॉइंट्स है वो भी जंक्शंस है, तो वहाँ से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझते हैं। देखो बच्चों, इस डायग्राम में थोड़ा सा कहीं कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। आप है ना टोटल 8 पॉइंट्स याद रखो, ABCD नीचे बेस में और ऊपर वाले स्क्वायर में A डैश B डैश C डैश D डैश। तो देखो A का हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम B, ये पॉइंट्स अपने को याद रखने ABCD, फिर A डैश B डैश C डैश D डैश, ठीक है। A के बारे में डिस्कशन हो गया, अब हम B के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो बच्चों, B पर से जो है ना, A पर से I करंट B तक आया, तो B से 2 ब्रांच जाती है, एक B डैश जाती है, एक BC जाती है। तो ये जो करंट I है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आधा करंट I/2 BC में जाएगा और आधा करंट I/2 B डैश में जाएगा। तो B का भी डिस्कशन हो गया। फिर A पर से निकलने वाली दूसरी ब्रांच है AD। D पर से भी 2 ब्रांचेस निकलती है, एक निकलती है DC, दूसरी है DD डैश। तो DC में I/2 करंट, DD डैश में I/2 करंट, तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो D की भी स्टोरी हो गई। अब A डैश की बात करते हैं, तो यहाँ से I/2, यहाँ से I/2, A डैश B डैश में I/2 करंट, A डैश D डैश में I/2 करंट, तो A डैश की भी स्टोरी खत्म हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब अगर मैं C की बात करूं तो B पर से C पर I/2 करंट एंटर हो रहा है, C पर करंट एंटर हो रहा है और D में से भी I/2 करंट एंटर होता है। तो C पर से C डैश तक I करंट जाएगा, तो C पर से I करंट C डैश पर जाएगा, तो यहाँ पर I करंट आया। अब B डैश की अगर हम बात करते हैं तो B डैश पर भी यहाँ से I/2 करंट आया, इधर से I/2 करंट आया, तो इधर से I करंट जाएगा। तो B डैश में से भी यहाँ पर I करंट आया C पर।
अब डी डैश की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से I/2 करंट आया, इधर से भी I/2 करंट आया, ए डैश पे से I/2 करंट, डी पर से I/2 करंट, तो यहाँ से I करंट वापस सी में एंटर होगा। तो अब सी में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से I करंट, इधर से I करंट, इधर से I करंट, तो 3 बार I करंट आता है, तो 3I करंट बाहर निकलता है। तो 3I करंट एंटर होता है, 3I करंट बाहर निकलता है। ये हो गई सबसे पहली बात। अब अगर हमें ना किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं, ये एक लूप लेते हैं। कौन सा लूप लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से, लूप का नाम लिखता हूं मैं, लूप ABC डैश, ये बैटरी है एप्सिलॉन, और वापस ए पर आता हूँ। तो ए से हम बी पर जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे, सी से सी डैश पर जाएंगे, सी डैश से एप्सिलॉन पर आएंगे, और एप्सिलॉन से वापस ए पर आएंगे। तो ये लूप अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इस लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होना चाहिए। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में किरचॉफ्स रूल्स का जो मैंने आपको तरीका समझाया था उसको अगर आप याद करो, तो अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है नेगेटिव लूँगा रेजिस्टर में। तो यहाँ हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, आई मीन नेगेटिव होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाता है IR। फिर B से हम C में जा रहे हैं, तो यहाँ भी मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये -IR, ये -I/2R। फिर C पर से मैं C डैश में फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -IR। फिर मैं C डैश पर से ऐसे आता हूँ, और अब बैटरी में आते हैं। तो बैटरी में क्या रूल था बच्चों, अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो यहाँ पर हम +10 लेंगे, और फिर वापस हम ए पर आ गए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। सो वी विल हैव -IR प्लस -I/2R, then -IR, and then +10 is equal to 0. So what do we have now? This is -IR is -2IR, -I/2R is -5/2R. ये उस तरफ चला जाएगा, तो हमको फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा 5/2IR इज इक्वल टू 10। लेकिन R की वैल्यू हमको 1 दी हुई है, R is equal to 1. So if I substitute R is equal to 1, then we will have 5/2I is equal to 10. So I is equal to 10 multiplied by 2/5, that is equal to 4 amperes. So students हमको करंट मिल गया, I का वैल्यू मिल गया 4 amperes. अब ये सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो होता है, टोटल करंट is equal to 3I is equal to 3 multiplied by 4 is equal to 12 amperes. ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये पूरा जो नेटवर्क है उसको अगर मैं REQ कंसीडर करता हूँ, तो पूरे नेटवर्क का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V is equal to E minus I total multiplied by इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये I टोटल क्या है, तो ये टोटल करंट है सर्किट का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 होने की वजह से V इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन हमको 10 दे रखा है, तो ये हो गया 10। लेकिन V का फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाइड बाय REQ इज इक्वल टू 10, और ये I कौन सा है, टोटल करंट है, मैं T लिखता हूँ। अब टोटल करंट कितना है स्टूडेंट्स, 12। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय REQ इज इक्वल टू 10। So REQ is equal to 10/12 is equal to 5/6 ohms. So ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमको 5/6 ohms। दो चीज़ें पूछी थी, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट वी फाउंड 5/6 ohms. Another thing that they have asked us to find is current through each branch. Therefore, current through the branches C
See now, we will see which branches got current I. So then that is AB, AD, AA dash, I ब्रांच, I करंट जितने ब्रांचेस में है ना वो सारे लेंगे हम. फिर देखो D डैश, C डैश, देन B डैश, C डैश, देन C डैश. ये 6 ब्रांचेस या 6 एडजेस C डैश इज इक्वल टू I एंड I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स. देखो टोटल किसी भी क्यूब में 12 एडजेस होते हैं, 12. उसमें से 1 2 3 4 5 6 एडजेस का करंट हमको मिल गया I/2. रिमेनिंग 6 एडजेस एंड थ्रू द एडजेस. अब I/2 वाले ब्रांचेस लेते हैं. एक AB है, AD है, BC है, DC है. सो आई राइट AB, BC, AB, BC, AD, DC, AD, DC. फिर दूसरे कौन से I/2 वाले हैं? तो ये ऊपर इधर है, ये A डैश, B डैश, फिर ये D डैश और एक है हाँ A डैश, D डैश. तो A पर से लेता हूँ मैं A डैश, D डैश, फिर A डैश, B डैश एंड फाइनली D डैश. ये हो गए दूसरे 6 ब्रांचेस और इसमें करंट है I/2 दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स. सो दैट इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पोर्शन जो मैंने लिखा है वो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया है, लेकिन सॉल्यूशन में बोला है कि आप खुद से सॉल्व कर दो. इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़रा ध्यान देना, उन्होंने यहाँ तक ही सॉल्व किया है, नीचे का पोर्शन नहीं लिखा है. आपको नीचे का पोर्शन लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो. यू कैन नॉट लीव इट. सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 3.6. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एग्जाम्पल 3.7. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.